क्या कह रहे हैं ये लोग? अरे जाहिल वो हो लोग, हम जाहिल नहीं, हम जानते हैं कानून को। ऐसा कौन सा दुनिया में एटम बम गिरने वाला था कि आपको सुबह जाके दूसरा सर्वे करना था? नहीं। सबसे पहली बात यह कि भाड़ में जाए बाबरनामा। मैं हूं यासर मलिक। और बोले कट्टे से, अरे कट्टे से मारना था तो किसी और को मारते, अपने आप को कोई मार लेगा कट्टे से? बताइए आप। सुनिए, वो पागल हैं, बेवकूफ हैं। सेक्शन 3 पढ़िए, आपके सामने 91 एक्ट है। तो और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। आप वहां के सांसद की बात कर रहे हैं, उन्होंने कौन सा भाषण दिया? आप प्ले करिए, चलिए, मैं भी सुनना चाह रहा हूं जो भड़काऊ हो। मीडिया को चाहिए कि अगर पुलिस आपको लिखकर दे रही है तो आप वो भाषण बता दीजिए। संभल हिंसा मामले में असदुद्दीन ओवैसी को आया भयंकर गुस्सा। गोदी मीडिया एंकर की धज्जियां उड़ा दी। गोदी मीडिया एंकर वही सवाल पूछ रहा था जो लिख के लाया था, यानी किसी ने उसको लिख कर दिए थे, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी को गुस्सा आ गया और तरह तरह से उसकी धज्जियां उड़ा दी। साथ ही साथ गोदी मीडिया एंकर को भी एक्सपोज किया, बीजेपी सरकार को भी एक्सपोज किया और वहां की पुलिस को भी एक्सपोज किया है। आप लोग ये पूरा इंटरव्यू जरूर देखकर जाइए। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत शानदार तरीके से हर सवाल का जवाब दिया है और बताया है कि किस तरीके से ये साजिश रची जा रही है कि तमाम जगहों पर इस तरीके से जो है सर्वे करके और वहां पर जो है उसकी खुदाई करना है। इस तरीके से मतलब असदुद्दीन ओवैसी ने बताया है। तो आप लोग पूरा इंटरव्यू देखिए। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत शानदार तरीके से अपनी बातों को रखा है। साथ ही साथ गोदी मीडिया एंकर जो चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था उसकी धज्जियां उड़ाई है, उसकी बखिया उधेड़ दी है। असदुद्दीन ओवैसी को भयंकर गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद गोदी मीडिया एंकर थर थर कांपने लगता है। ओवैसी साहब, सबसे पहले तो संभल हिंसा पर आपका व्यू क्या है? ये मामला बहुत बढ़ चुका है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई सारे लोगों पर FIR हो चुकी है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं कि ये यूपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार की तरफ से ये पूरा मंसूबा बनाया गया और उन्हीं के इस नापाक मंसूबे की वजह से आज संभल जल रहा है। और बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि लोकल कोर्ट में एक केस डाला जाता है। देखिए, ये जो चंदोसी की जो जामा मस्जिद है, आज़ादी से पहले भी इस तरह के 2 केस डाले गए थे, तो वो केस हार गए जो भी डालने वाले थे। मुल्क को आज़ाद होकर 75 साल हो रहे हैं, संविधान हमने अपने आप को दिया, और 75वें साल में कोई आकर ये कहता है कि नहीं ये मस्जिद नहीं है, ये किसी और जगह पर इसको मस्जिद को बना दिया गया है। और अफसोसनाक बात यह है कि एक ही दिन में कोर्ट बग़ैर किसी को सुने, ठीक है वो उसमें कोर्ट के पास इख्तियार है, मगर कोर्ट को ये चाहिए था कि वो उस मस्जिद कमेटी को बुलाते, उनको मौका देते। भाई 75 साल में कोई चीज़ नहीं बदली वहाँ पर, और अचानक ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो मस्जिद नहीं है, और बग़ैर उनको सुने आप ऑर्डर देते हैं 4 बजे और फिर शाम में 6:30 बजे वो सर्वे हो जाता है। अच्छा, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे कैसे होता है बताइए बगैर कोर्ट के ऑर्डर के? इस तमाम जो संभल में गड़बड़ हुई है, इसका जिम्मेदार लोकली तौर पर एक तो सरकार है, दूसरा वहाँ के SDM और वहाँ के CO है। और इसी वजह से आज संभल में बीजेपी के इस नापाक मंसूबे को जो वहाँ पर हुआ और वहाँ के CO और SDM की वजह से वहाँ पर 4 या 5 लोगों की जानें चले गई, गरीब बच्चों। इसमें तो 17 साल का कैफ बच्चा भी है। FIR में 10 साल की उम्र के बच्चों का नाम लिख दिया गया है। तो ये तो सरासर जुल्म नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको आप? नहीं, लेकिन आप जिसको बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी बता रहे हैं, यूपी सरकार की जिम्मेदारी बता रहे हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी बता रहे हैं, वही बीजेपी ये कह रही है कि जब सर्वेक्षण का आदेश कोर्ट ने दिया, हालांकि आप कह रहे हैं कि कोर्ट में भी बहुत कुछ सही नहीं गया, लेकिन अब कोर्ट के जरिए, संविधान के जरिए ही देश चलेगा। वो बीजेपी ये कह रही है कि कोर्ट ने जब सर्वेक्षण का आदेश दिया तो भीड़ को किसने ये अधिकार दिया कि कोर्ट के आदेश पर हो रहे काम में बाधा डाले, रोके, उसको वहां पर हिंसा करे? बीजेपी सरकार को ये चाहिए था कि जब वहां पर उनको पार्टी बनाया गया था उस केस में, उन्हीं का एक अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल जो है वो उसमें फरीक बनता है। तो यूपी सरकार जिम्मेदार नहीं है। यूपी सरकार का लॉयर खड़े होकर नहीं बोल सकता था कि आप इसका जो सर्वे हो रहा है, इसका सर्वे होने मत दीजिए। 75 साल से
आज़ादी के, बल्कि वो मस्जिद तो सदियों साल पुरानी है। आपको पार्टी बनाया गया था वहाँ पर, आपका वकील खड़े के बोल सकता था, और जिसका यूपी सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल है वो ये सब कर रहा है वहाँ पर पार्टी बनकर। क्या कोई रात में सर्वे होता है? रात में चलिए आपने सीपीसी के खिलाफ सर्वे करा दिया, दूसरा सर्वे का ऑर्डर कोर्ट ने दिया, दूसरा सर्वे का ऑर्डर तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ने दिया, किस बुनियाद पर दिया? और भीड़ जमा हुई, भीड़ कैसे जमा हुई? भीड़ कोई नहीं बोला भीड़ को आने के लिए। जब वहां पर एसडीएम साहिबा ने कहा कि हाउस से पानी निकालो, जबकि लोग बोल रहे कि पानी निकालने की जरूरत ही नहीं है, पानी निकालने की जो अफवाह पहली बाहर लोग समझे कि वहां पर खुदाई हो रही है, और उसके बाद फायरिंग चलती है, और फायरिंग में पांच लोगों की मौत हो जाती है, और गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं हमने नहीं मारा। फिर किसने मारा? फिर क्या कोई अजीनात उड़कर आए कि जमीन से निकल कर आकर गोली मारकर चले गए वो लोग? क्या हो रहा है? आपने तो ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है ये। फौरन उन तमाम पुलिस के ऑफिसर्स को उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। उसमें दो सवाल क्या करना चाह रहे हैं आप इस देश के लिए? क्या करेंगे आप? उसमें दो सवाल हैं, उसमें भी पुलिस की तरफ से दो सवाल हैं। पहला यह सवाल है कि पुलिस की भूमिका पर आप सवाल उठा रहे हैं, यह जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को, जिन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, कमिश्नर के मुताबिक उनके घरों से हथियार मिले, कमिश्नर के मुताबिक उनके घर से ऐसी चीजें मिली हैं जो हिंसा फैलाती हैं। तो फिर ये कौन से शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी थे, या ये कौन लोग थे जो वहां पर हथियार रखे हुए थे अपने घर में, ताकि सर्वे हो तो उसके बाद हिंसा करने का मौका मिल सके? सर, मैं आपको ऐसे कई केसेस की मिसाल दूंगा जहां पर मुसलमानों को पोटा में पकड़ा गया था कि हथियार मिला, कोर्ट ने कह दिया कि झूठ साबित हुआ। वो किसको भरोसा करेंगे आप? कैसे बोलेंगे हथियार निकला वहां से? और हथियार निकला तो एक दूसरे को मार लेंगे वो लोग। जो 5 लोगों की मौत हुई है वो एक दूसरे को मार लिए अपने आप को। कौन मारा उनको बताइए? नहीं तो पुलिस के वीडियोज है फायरिंग के, असदुद्दीन ओवैसी जी, मैजिस्ट्रेट, सारी दुनिया देख रही है। मैजिस्ट्रेट ये कह रहे हैं कि उसमें से 3 लोगों की मौत में 2 लोगों की मौत कंट्री मेड पिस्टल से हुई, वो ये भी कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कंट्री मेड हथियार जो है, कट्टा जिसको कहते हैं, वो मैन इन यूनिफॉर्म के पास नहीं रहता है क्या? कौन प्रूफ करेगा इसको? कैसा बोल रहे हैं कि पुलिस इस्तेमाल नहीं करे? वीडियोस है ना। और फिर आप किस तरह पुलिस अनाउंस कर रही है कि अपने नेताओं पर भरोसा मत। कहां का नेता, कौन नेता था वहां पर? आपको सर्वे करने की इतनी जल्दी क्यों थी रात में? चलिए आपने रात में सर्वे कर लिया, दूसरा सर्वे आपने क्यों ऑर्डर किया फिर सुबह? किस लिए ऑर्डर किया सर्वे? जब वहां के मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुझे ऑब्जेक्शन है सर्वे के ऊपर, कोर्ट का नहीं है, तो एसडीएम साहिबा बोलती है कि नहीं, कागज खींच ले उनके हाथ से। हमको भी तकलीफ है कि लोग उसमें, एक तो 5 बच्चों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हुए, मगर आखिर ऐसा क्या कयामत आने वाली थी कि आपको शाम में ही 6 बजे सर्वे करना था? ऐसा कौन सा दुनिया में एटम बम गिरने वाला था कि आपको सुबह जाके दूसरा सर्वे करना था बगैर कोर्ट के परमिशन के? उसका भी एक जवाब आया है ओवैसी साहब, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि सुबह के समय सर्वेक्षण की योजना इसलिए बनाई ताकि नमाज में व्यवधान ना हो। आमतौर पर नमाज शुरू हो जाती है, उसके बाद दोपहर में काफी लोग आते हैं। सर, पहला सर्वे जो कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ, जो मेरा मानना है कि कोर्ट का ऑर्डर गलत था, ठीक है, कोर्ट ने दिया, आपने शाम में सर्वे कर लिया। दूसरा सर्वे आपको कौन सा कोर्ट ने ऑर्डर दिया बताइए? एक लीगल मैक्सिम है कि जस्टिस हरीड, क्या है? जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। दूसरा ऑर्डर कैसे दिया? और आप हाउस का पानी क्यों खुला दिया आप? और वो जो हाउस का पानी निकला, पूरे संभल में अफवाह फैल गई कि खुदाई हो रही है। भाई, आजादी से पहले 2 केस हार चुके हैं। संविधान हमने 1950 को अपने आप को दिया। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट को जरूर सुनकर जाइए। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत शानदार गोदी मीडिया को हड़काया है, बहुत शानदार जवाब दिया है। अभी आगे असदुद्दीन ओवैसी को भयंकर गुस्सा आने वाला है, तो वीडियो पूरी देखिए। ऐसी क्या जल्दी थी?
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि बाबरनामा और आईने अकबरी किताब में इस बात का उल्लेख है कि जिस जगह पर आज वो जामा मस्जिद है वो कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था, और उन्होंने ये भी दावा किया है कि मंदिर को मुगल बादशाह बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था और फिर वहां पर मस्जिद बनवाई थी। सबसे पहली बात यह कि भाड़ में जाए बाबरनामा, उसको बैतुल खला में डालने की जरूरत है, नहीं मानता मैं उसको। मैं क्या मानता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 जिसको भारत की पार्लियामेंट ने बनाया, कानून बनाया, सेक्शन 3 क्या कहता है बताइए आप, क्या कहता है सेक्शन 3? सेक्शन 3 क्या कहता है? यानी इसका मतलब यह है कि आप बाबरनामा का जिक्र कर रहे हैं और फिर आप अपने बिलीफ्स का भी जिक्र कर रहे हो उसमें। नहीं तो उसका 1526 की बात आप 2024 में करेंगे। एक बात सुन लीजिए, अगर मैं दिल्ली में किसी भी घर में खुदवाई करूं और अगर मैं 2000 फीट चले जाऊं, कुछ ना कुछ मिलेगा। कहां रुकेंगे बात आप? कल बौद्ध मजहब वाले बोलेंगे, कल जैन वाले बोलेंगे। आजादी मिलने के बाद हमने अपने आप को संविधान दिया और संविधान मिलने के 75 साल में आपने कुछ नहीं किया। अचानक आप एक कोर्ट का केस डालते हैं और शाम में कोर्ट ऑर्डर दे देता है और लोकल मस्जिद कमेटी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ऑर्डर लेकर कोर्ट के सर्वे साहब पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपने रात में सर्वे कर दिया। जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र आप कर रहे हैं, जस्टिस बरीड, ये सारी दुनिया मानती है। अच्छा, दूसरा सर्वे का ऑर्डर किसने दिया बताइए? दूसरा अच्छा, जो सर्वे करने जा रहे हैं आप प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा रहे हैं। प्रोवोकेटिव स्लोगन्स क्यों लगा रहे हैं आप? जब आप प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा रहे हैं और बोल रहे कट्टे से, अरे कट्टे से मारना था तो किसी और को मारते, अपने आप को कोई मार लगा कट्टे से? बताइए आप। नहीं, लेकिन कितनी कहानियां और झूठ बनाएंगे। नहीं, जिस प्लेसेस ऑफ 5 लोग मर गए, उसमें 17 साल का बच्चा भी शामिल है। कभी उनके घर में जाकर देखिए क्या मातम हो रहा है उनके घर में। जिस 90 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला आप दे रहे हैं, पेटिशनर ये कह रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी एएसआई प्रोटेक्टेड है, और वो हवाला दे रहे हैं एंशिएंट एंड मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का, जिसके अंडर प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बार्ड है, उसमें नहीं आती। वो यही तो हवाला दे रहे हैं। वो सुनिए, वो पागल है, बेवकूफ है। सेक्शन 3 पढ़िए, आपके सामने 91 एक्ट है तो सेक्शन 3 पढ़िए। आप उसका कैरेक्टर चेंज कर ही नहीं सकते। जो 1947 15 अगस्त को मस्जिद थी, मंदिर थी, दरगाह थी, गिरजाघर था, गुरुद्वारा था। सेक्शन 4 यह बोलता है कि अगर किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में इबादत करने से वो कमजोर हो जाती है तो उसको रोका जा सकता है। आप उस मस्जिद को किसी और प्लेस ऑफ वर्शिप में तब्दील नहीं कर सकते, ये सेक्शन 3 कहता है। और उसमें क्या लिखा है आप उसमें पढ़िए, आप उनके उसमें प्रेयर में कि आम आदमी को जाने की इजाजत दी जाए। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की स्कीम होती है, स्कीम होती है, और एएसआई मालिक नहीं होता है। मालिक वो वक्फ कमेटी है, वो मैनेजिंग कमेटी है मालिक उसकी। एएसआई का मामला इतना ही होता है कि उसका जो आर्किटेक्चर है, उसका जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है, उसमें कोई तब्दीली लाई नहीं जाए। और आप बोल रहे हैं कि एएसआई मालिक बन जाता? क्या कह रहे हैं ये लोग? अरे जाहिल वो होंगे, हम जाहिल नहीं, हम जानते हैं कानून को। तो फिर अगर आप 3 पढ़ लीजिए आप। अगर आप कानून की बात कर रहे हैं, यहां पर कानून के साथ साथ पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अखिलेश यादव कह रहे हैं क्योंकि बाई इलेक्शन में यूपी में खूब धांधली हुई और इसका जिम्मा वो यूपी सरकार पर डालते हैं। वो कह रहे हैं, अखिलेश यादव का दावा है कि चुनाव में, उपचुनाव में यूपी सरकार ने धांधली कराई और उसको दबाने के लिए जानबूझकर संभल में घटना कराई गई है। आप मानते हैं इस बात को? मैं उस पार्टी का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ओके। मैं उस पार्टी को अपोज करता था और करता रहूंगा। ये उनके पार्टी के किसी स्पोक्सपर्सन को बिठाकर आप पूछ लीजिए। नहीं, मैं तो आपकी प्रतिक्रिया मांग रहा था कि क्या आप इस बात को मानते हैं जो वो कह रहे हैं। खैर, आप नहीं बोलना चाहते, लेकिन एक और बड़ा नहीं, आप मुझे इसलिए मैं आपका बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं बोलता हूं। नहीं, आप मुझे इसलिए बुलाए कि मैं अपने पार्टी का एक सिपाही हूं, मैं अपने पार्टी का एक एमपी हूं। अब दूसरी पार्टी के लोग क्या बोलते हैं मेरा काम नहीं है उस पर कुछ अपनी राय देने का।
लेकिन इस घटना के बाद एक बहुत बड़ा दावा किया गया असद जी, आपने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा संभल की घटना लोकतंत्र पर धब्बा है। वो वहां लोकल लीडर्स पर कह रहे हैं हत्या का मुकदमा होना चाहिए, और वो ये कह रहे हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे बंटवारे के बाद पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में हुआ हो, भारत की पहचान खतरे में है। वो यहां तक इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। अरे भाई साहब, 7 साल से सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री आपका, एमपीज आपके हैं, और आपकी सरकार में कैसे होता है जी? आपका अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल जाता है, उसमें पार्टी बनता है, उसमें यूपी सरकार का अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल। सर्वे का आप बताइए, कोई प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है या नहीं कि मैं कल आपके खिलाफ का ऑर्डर ला लूं? ठीक है, सीपीसी में प्रोविजन है। ऐसी क्या क़यामत आने वाली थी कि उसी दिन जाते हैं, उसी दिन कोर्ट का ऑर्डर आता है और 1.5 घंटे के अंदर आप सर्वे कर लेते हैं? दूसरा सर्वे का कोर्ट के जरिए था, नहीं था वो। इसमें पूरा प्रोब होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए वहां की एसडीएम और वहां के सीओ के रोल के बारे में, कि आखिर उन्होंने इस तरह के माहौल को पैदा करने में उन्होंने क्या क्या किया वहां पर, और क्यों किया, ये प्रोब होनी चाहिए। आखिर क्यों वो उस मस्जिद, जामा मस्जिद के हाउस को, आपने पानी को क्यों खाली करवाया? कौन सी क़यामत आने वाली थी आपके पास? आपने वहां की पीस कमेटी को इन्वॉल्व नहीं किया। जब वहां के कमेटी के उस मस्जिद के सदर ने, प्रेसिडेंट अध्यक्ष ने लिख कर दिया कि मुझे ऑब्जेक्शन है सेकंड सर्वे पर, तो वहां से उनका कहना है मीडिया को कि उनके हाथ से कागज छीन लिया गया, एसडीएम ने कागज छीन लिया। नहीं, लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का तो खुद बयान आया था ज्ञानवापी के बाद कि भाई हमें अब हर मस्जिद में शिवाला नहीं ढूंढना चाहिए। उसके बावजूद ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। आपको क्या लगता है, रुक क्यों नहीं रही ऐसी घटनाएं? एक बात सुनिए, जब वो संघ मोहन भागवत कह रहे हैं, ये लोग संघ के मांगने वाले नहीं है जो कोर्ट को गए। ये बीजेपी की सरकार संघ को नहीं मानती क्या? ये तमाम जो इनके इस सरकार के मातहत जो लोग काम करते हैं, संघ को नहीं मानते क्या? फिर क्यों हो रही है? 75 साल में, छोड़ दीजिए सन 47 से पहले क्या हुआ था, वहां तो केस हार गए 2 मरतबा। 1950 में संविधान हमने अपने आप को दिया, 2024 तक आपने केस नहीं डाला, और अचानक आपको बाबर याद आ गया। ये क्या है? ये आखिर कहां रुकेगा जाकर? ये इसीलिए कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार की ये पूरा मंसूबा उन्हीं का था, जिसको अमली जामेनामा पहनाने में बहुत बड़ा रोल, सब्जेक्ट टू प्रोब। जो वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट को भी और सुनकर जाइए। असदुद्दीन ओवैसी और शानदार बातें बताने वाले हैं और पूरी धज्जियां खोलने वाले हैं गोदी मीडिया और बीजेपी सरकार की, और जो सर्वे हुआ उसको लेकर बड़ी बातें कहने वाले हैं। तो पूरी डिबेट देखिए। नहीं, लेकिन अगर बीजेपी को आप इस तरह कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो बीजेपी का मकसद क्या हो सकता है? ना उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ना देश में कोई चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव भी हो गया, उसके बाद ये हिंसा हुई। तो बीजेपी ऐसा अगर कर चुनाव में ही फायदा लेना होता तो चुनाव से पहले कराती इसको, जो आप दावा कर रहे हैं। एक बात गौरव साहब, एक बात समझिए, बीजेपी जो सत्ता में आई है ना, 2014 से लेकर अभी तक, बीजेपी से सत्ता में नहीं आई है। बीजेपी ये चाहती है कि भारत की हर चीज को, जो भारत की खूबसूरती है, उसकी डाइवर्सिटी है, उसका प्लुरलिज्म है, उसको बदला जाए। वही काम बीजेपी तो कर रही है। जो उनकी आइडियोलॉजी है आरएसएस की, जो गोलवालकर ने कहा, जो उनके तमाम सरसंघचालक ने कहा, उस आइडियोलॉजी को अमली जामेनामा पहना रही है बीजेपी। आप सही कह रहे हैं, कोई चुनाव तो नहीं है, मगर आइडियोलॉजी के तौर पर भारत को चेंज किया जा रहा है ना। हर जगह पर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि मदरसे बंद होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसे बंद नहीं होंगे। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड ने कहा कि मदरसों के बच्चों को निकाला जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। क्या क्या नहीं किया जा रहा है वहां पर? बुलडोजर आपने इस्तेमाल किया घर को तोड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस देना पड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार खास तौर से के लिए कि आपको 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। कौन भूल जाएगा इलाहाबाद में कि पत्नी के नाम पर घर है, आपने पति को नोटिस देकर घर तोड़ दिया।
ये तो सब चीजें हो रही ना, ये चुनाव से इसको मत जोड़िए। बीजेपी भारत में भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों को ये एहसास दिलाना चाहती है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो। तो फिर मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि इस तरह जो अभी हमने महाराष्ट्र चुनाव में भी देखा, जिस तरह की वहां पर हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन ली गई, बटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद वर्सेस वोट धर्म युद्ध, आपको लगता है कि वही लाइन है, उस तरह के नारों का भी असर है जो यहां संभल में भी देखने को मिला? देखिए, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का मानना यही है कि जहां जहां मस्जिदें हैं उनको कैसे हम हासिल कर सकते हैं। वक्फ बिल को जो लाया गया है वो भी इस कड़ी का एक हिस्सा है। दूसरा ये है, मैं पुकार कर कह रहा हूं, जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड कहा हूं कि उस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस गलत फैसले की वजह से भारत में अब ऐसे कई इश्यूज खुल जाएंगे जहां पर संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाली ऑर्गेनाइजेशंस ये दावा करेंगी कि यहां पर मस्जिद नहीं थी, और ऐसे कई मिसालें आप भी दे सकते, मैं भी दे सकता हूं। तो ये काम हो रहा है उस गलत जजमेंट की बुनियाद पर जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया था। और आज आप देख रहे हैं कि क्या तमाशा हो रहा है, संभल में हो या कहीं पर भी हो, अभी और बढ़ेगा, देखना आप, ये नहीं रुकने वाला है। मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं। एक ही दिन में कोर्ट एग्जेम्पशन दे देता है कि नोटिस नहीं देने के, तो क्या बताइए क्या होगा फिर अब। ठीक है, मैं इस पर आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक के बेटे दोनों पर एफआईआर की गई है। क्या आपको लगता है कि अगर यहां जो प्रदर्शनकारी हैं उनको उकसाया ना गया होता, या वो इस तरह से भीड़ के रूप में ना आए होते, तो ये मामला, उनकी बात, जिस दूसरे सर्वे की बात आप कह रहे हैं, वो ज्यादा मजबूत होती? ये आनन फानन में या आवेग में आके भीड़ ने गलत फैसला ले लिया, गलत तरीके से विरोध किया, विरोध का तरीका कुछ और हो सकता था, हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, क्या आपको लगता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि आप वहां के सांसद की बात कर रहे हैं, उन्होंने कौन सा भाषण दिया, आप प्ले करिए, चलिए, मैं भी सुनना चाह रहा हूं, जो भड़काऊ हो वो बताइए, विजुअल बताइए कि वहां का सांसद खड़े होकर लोगों को उकसा रहा है। सांसद है तो बोलेगा ना कि भाई ये गलत हो रहा है। आपके गलत फैसले को, गलत बोलने को आप भड़काऊ भाषण बोलेंगे? मैं उस पार्टी को मानता नहीं, उस पार्टी से आते हैं, मगर सच्चाई तो यही है ना। मीडिया को चाहिए कि अगर पुलिस आपको लिखकर दे रही है तो आप वो भाषण बता दीजिए, कौन सा भाषण था जो वहां के करते हुए दिखिए नौवशी साहब, भीड़ पर क्या बोलेंगे आप? अरे भीड़ क्यों जमा हुई? वहां के मस्जिद के अध्यक्ष कह रहे हैं कि जब पानी, हाउस के पानी को छोड़ दिया गया तो पूरी संभल में अफवाह फैल गई कि मस्जिद में खुदाई हो रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आपने पूरा इंटरव्यू देखा असदुद्दीन ओवैसी का, जो संभल हिंसा पर बात कर रहे थे, और उन्होंने पूरी तरीके से गोदी मीडिया जो चापलूसी कर रही थी, तरह तरह के सवाल कर रही थी, उसका एक्सपोज किया, और साथ ही साथ वहां की पुलिस और बीजेपी सरकार को पूरा एक्सपोज कर दिया। आपको ये देखकर कैसा लगा, अपनी राय जरूर देकर जाइए। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों ने पूरा इंटरव्यू देखा। संभल में जो मस्जिद सर्वे को लेकर वहां पर जो हिंसा हुई है, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का ये पहला इंटरव्यू था, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी तरीके से एक्सपोज किया बीजेपी सरकार को और साथ ही साथ वहां की पुलिस को, और गोदी मीडिया एंकर किस तरीके से जो है असदुद्दीन ओवैसी को फंसाने की कोशिश कर रहा था अपने सवालों के जाल में, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उसकी एक न चलने दी, उसकी धज्जियां उड़ा दी। आप लोगों ने डिबेट देखी, और कहां के हवाले दिए जा रहे हैं संभल की मस्जिद सर्वे को लेकर कि बाबर ने ऐसा करा था, कि उसने ऐसा करा था, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आप लोगों ने देखा। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करके जाइए।